नमस्कार दोस्तों, जीएस विद मनीष में आप सभी प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सीटेट 2022 के लिए पर्यावरण अध्ययन की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला के अंतर्गत आज हमारी 9वीं क्लास है, जिसके अंतर्गत आज हम पुनः 25 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी लाभप्रद साबित होने वाला है। तो इसी के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा आज का पहला प्रश्न है, केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए कि किसानों का मित्र केंचुआ को क्यों कहा जाता है, इसका क्या कारण है। कथन ये कह रहा है, केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। बिल्कुल सही कह रहा है कि केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। दूसरा कथन क्या कह रहा है, केंचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि केंचुए खरपतवार तो खाते नहीं हैं। सी कथन क्या कह रहा है, केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। ये बिल्कुल सही कथन है। केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं, उसी में रहते हैं, छेद बना के वो मिट्टी को भुरभुरा कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, मिट्टी पोली हो जाती है, तो वह फसल के लिए काफ़ी लाभप्रद होती है। अगला कथन कह रहा है, केंचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। बिल्कुल सही कह रहा है। केंचुओं द्वारा बनाए गए छेद के द्वारा जमीन को आसानी से ऑक्सीजन मिल जाता है, पानी मिल जाता है, जिससे जमीन उर्वरी बनी रहती है। तो इस प्रकार से डी कथन भी हमारा सही हो जाएगा। तो कथन ए सी डी तीनों सही हो जाएगा। ए सी डी एक साथ कहाँ दिया हुआ है, तो ए सी डी कथन तीनों एक साथ ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, अतः इस प्रश्न का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। तो पहला विकल्प कह रहा है, पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। बिल्कुल सही कह रहा है। पर्यावरण अध्ययन जो है ऐसा माध्यम है कि इसके माध्यम से बच्चे अपने परिवेश को खोजते हैं, ठीक है, परिवेश के बारे में जानते हैं। अगला विकल्प कह रहा है, पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। तो बी विकल्प बिल्कुल गलत हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन परिभाषाओं और वर्णनों पर बल नहीं देता है। सी विकल्प देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत होता है। बिल्कुल सही है। और डी कह रहा है, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन जो होता है बाल केंद्रित होता है। इसमें जो भी पठन पाठन की क्रिया चलती है बालक के अनुरूप ही चलती है। यही विकल्प जो हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, वह विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य क्या है। पहला कथन कह रहा है, बच्चों की क्रिया कौशलों का आकलन करना। दूसरा कथन कह रहा है, बच्चों को खोजने का अवसर देना। तीसरा कथन कह रहा है, बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति के अवसर देना। और चौथा कह रहा है, बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। तो गति के आधार पर विभेद नहीं करना है हमको, ठीक है। तो कथन ए सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, जी कथन सही नहीं है। तो ए बी सी तीनों एक साथ देखिए कहाँ दिया हुआ है, तो ए बी सी कथन तीनों एक साथ ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। पहला ऑप्शन कह रहा है ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। दूसरा कह रहा है अत्यधिक वर्षा। तीसरा कह रहा है अम्ल वर्षा। और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण, जो प्रमुख कारण है, यह ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कीटनाशियों के अत्यधिक इस्तेमाल से होता है वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, इनमें से सभी। तो कीटनाशियों के अत्यधिक इस्तेमाल से जल प्रदूषण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। धातु में प्रस्तर किसे कहा जाता है। पहला बिटुमिनस, बॉक्साइट, मेटालाइट, अयस्क। तो धातु में प्रस्तर अयस्क को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। सल्फर, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित जो गैस है वो सल्फर डाइऑक्साइड है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल में या प्रकाश मंडल में। तो अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं आपके स्थल मंडल में, ठीक है। मंडल 3 होते हैं, स्थल मंडल,
जलमंडल, वायुमंडल। ठीक है, जिसमें अधिकतर पेड़ पौधे स्थल मंडल में पाए जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम किनका प्रयोग रोकते हैं? ठीक, कागज के थैले के प्रयोग को रोकते हैं, या प्लास्टिक के थैले के प्रयोग को रोकते हैं, नायलॉन के थैले के प्रयोग को रोकते हैं, कि चमड़े के थैले के प्रयोग को रोकते हैं? तो भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम जो है वो प्लास्टिक के थैले को रोकते हैं। अतः ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? गामा किरणों को, एक्स किरणों को, पराबैंगनी किरणों को, या बीटा किरणों को? तो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परतें जो है यह पराबैंगनी किरणों को रोकती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। पराबैंगनी किरणें जो होती है ना, ये त्वचा कैंसर का मुख्य कारण बन जाती हैं। ओजोन परत के कारण ये वहीं पे रुक जाती हैं, अन्यथा इससे हमें त्वचा कैंसर झेलना पड़ सकता है। आंखों का नुकसान भी इनसे होता है। ठीक है, और पराबैंगनी किरणें मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, अल्ट्रावायलेट, यूवीए, यूवीवी एंड यूवीसी। ये 3 प्रकार की होती हैं पराबैंगनी किरणें। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? अबायोटिक एवं बायोटिक घटक, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, चीज़ें जो हमको घेरती हैं, कोई नहीं। तो पर्यावरण की परिभाषा जो है यह ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अबायोटिक एवं बायोटिक घटक का सम्मिलित रूप ही पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, बायोडीजल तैयार किया जाता है यूट्रिकुलेरिया से, जेट्रोफा से, देवदार से, या यूकेलिप्टस से? तो बायोडीजल जो तैयार किया जाता है ये जेट्रोफा से तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को, 16 सितंबर को, 25 अप्रैल को, या 5 जून को? तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सिल्वीकल्चर संबंधित है वन एवं वन्य उत्पाद से, सिल्क से, फूल से, या उर्वरक से? तो सिल्वीकल्चर वन एवं वन उत्पाद से संबंधित है, जिसे वानिकी भी कहते हैं। अगर आपके ऑप्शन में वानिकी आ जाए तो आप डिस्टर्ब मत होइएगा, सिल्वीकल्चर वानिकी से संबंधित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? हाथी है, सांप है, शेर है, या बकरी है? तो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता जो है वह शेर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग समझेंगे। उपभोक्ता जो होते हैं ना, ये 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता में केवल शाकाहारी आते हैं, केवल शाकाहारी आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता में। द्वितीयक में मांसाहारी आते हैं, और तृतीयक उपभोक्ता में सर्वाहारी आते हैं। अब शाकाहारी में देख लीजिए आप, बकरी हो जाएगी, गाय हो जाएगी, हिरन हो जाएगा, और मांसाहारी में आपका शेर हो जाएगा, मेढक हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, और सर्वाहारी में आपका मनुष्य हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? अमोनिया का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, या ऑक्सीजन का? तो शुष्क बर्फ जो होता है यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का रूप होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ विजन के लिए उपयुक्त रसायन है सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, तो कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ विजन में प्रयुक्त रसायन जो है ये सिल्वर आयोडाइड है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? यूएनईपी, यूएनडीपी, यूनेस्को, या डब्ल्यूएचओ? तो यूएनईपी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, यूएनईपी का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है, तो क्या होता? यूएनईपी का फुल फॉर्म जो हो जाएगा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यूएनडीपी का फुल फॉर्म पूछ ले आपसे, तो यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। आगे बात समझ में?
WHO का क्या होता है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। यूनेस्को का पूरा फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। बीटी कपास है एक संकर पौधा, एक ट्रांसजेनिक पौधा, एक प्राकृतिक पौधा या एक औषधीय पौधा? तो बीटी कपास जो है एक ट्रांसजेनिक पौधा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन, टुंड्रा, सवाना या मरुस्थल? तो सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र जो है ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो होता है इसका क्षेत्र क्या है? तो यह भूमध्य रेखा के 10 अंश उत्तरी और 10 अंश दक्षिणी अक्षांश पे स्थित ये जो क्षेत्र है यह उष्णकटिबंधीय वर्षावन का क्षेत्र है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम क्लोराइड? तो कैल्शियम कार्बाइड जो है यह आम पकाने में प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, कैम्बियम द्वारा या पैलिसेड द्वारा? तो पौधे में जल का अधिग्रहण जो होता है ये जाइलम द्वारा होता है। ठीक है, पौधे में जड़ों के माध्यम से जल का जो अधिग्रहण होता है यह होता है जाइलम द्वारा, और फ्लोएम द्वारा पौधों में भोजन का अधिग्रहण होता है। विभिन्न भागों में पौधों के भोजन पहुंचाने का जो काम होता है ये फ्लोएम का होता है, और जल पहुंचाने का काम जाइलम का होता है। अतः ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? ओजोन एवं ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन का? में 99% जो भाग है वह जो है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नाइट्रोजन जो है ये हमारे वायुमंडल में लगभग 78% पाई जाती है, और ऑक्सीजन जो है यह हमारे वायुमंडल में लगभग 21% पाई जाती है। इसके बाद तीसरी जो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है हमारे वायुमंडल में वो आर्गन है, 0.93% पाई जाती है। इसके बाद अगर कोई गैस है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसकी मात्रा हमारे वायुमंडल में 0.03% है। इसके बाद शेष बचे भाग में हाइड्रोजन है, हीलियम है, ओजोन है, नियान है, जिनॉन है आदि गैसें पाई जाती हैं, लेकिन प्रमुख जो हैं ये नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% हमारे वायुमंडल में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? पोटेशियम एवं विटामिन के, कैल्शियम एवं विटामिन ई, कैल्शियम एवं विटामिन सी या कैल्शियम एवं विटामिन डी? तो हमारे स्वस्थ अस्थियों के लिए सबसे आवश्यक जो है वो कैल्शियम एवं विटामिन डी आवश्यक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला, तो ये रहे हमारे आज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जिनका हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से अध्ययन किया, प्रैक्टिस किया, जिसको एक बार पुनः आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी लाभप्रद आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये होने वाले हैं। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। धन्यवाद।